अहमदनगर, बेरार और बीदर। इनमें से अहमदनगर, बेरार और गोलकोंडा ने डेक्कन पॉलिटिक्स में आगे चलकर लीडिंग रोल प्ले किया, जब तक वो 17th सेंचुरी में मुगल। चलो गाइस, ऑफिस एंड मेडिवल हिस्ट्री तो कनेक्ट नहीं हुआ यार इससे। कनेक्ट हो जाओ भाई। यही टाटा का टेक्नोलॉजी हमें थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। इसको हर एक चीज़ बताना पड़ता है भाई, ऐसे होना है, वैसे होना है। क्या चढ़ा रही है भाई, लाश वास तो नहीं था। चलो कनेक्ट हो गया भाई फाइनली। अब चलो मुगल एम्पायर की शुरुआत इंडिया में। मुगल एम्पायर की शुरुआत। मुगल एम्पायर ने इंडिया में 200 सालों से ज्यादा के लंबे समय तक राज किया। पर क्या आप ये जानते हैं कि बाबर ने इंडिया को किन कंडीशंस में इन्वेड किया और क्यों किया? उसके रूल में हुए इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस क्या थे? तो दोस्तों, इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन बाबर की इन्वेजन को समझने के लिए हमें सेंट्रल एशिया से शुरुआत करनी होगी। उन सर्कमस्टेंसेस को समझना होगा जिनके चलते बाबर को इंडिया इन्वेड करना पड़ा। तो आइए चलते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया एंड बाबर। कहानी शुरू होती है 15th सेंचुरी से, जब सेंट्रल और वेस्ट एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। 14th सेंचुरी में मंगोल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और तैमूर ने अपना एम्पायर सेटअप किया। उसका एम्पायर लोअर वोल्गा रिवर से इंडस तक एक्सटेंड हो चुका था, जिसमें एशिया माइनर यानी मॉडर्न टर्की, ईरान, ट्रांसऑक्सियाना, अफगानिस्तान और पंजाब के कुछ पार्ट्स इंक्लूड थे। 1405 में तैमूर की डेथ हुई। ये वही तैमूर था जिसने 1398 में इंडिया को इन्वेड किया था और तुगलक डायनेस्टी को डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले गया। खैर, मिड 15th सेंचुरी में तिमोरिड्स का डिक्लाइन होना शुरू हो गया और उनके डिक्लाइन से दो नई पावर्स फोरफ्रंट में आई। नॉर्थ में उज़्बेक्स, जो कि एक टर्को मंगोल ट्राइब था, और वेस्ट में सफाविड्स, जिसने ईरान को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। ईरान के वेस्ट में ऑटोमन टर्क्स की पावर भी बढ़ रही थी। इन तीन एम्पायर्स यानी उज़्बेक्स, सफाविड्स और ऑटोमन्स में कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल था। 1494 में 12 साल की एज में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने फरगाना पर सक्सीड किया, जो कि ट्रांसऑक्सियाना में एक छोटा सा स्टेट था। बाबर तैमूर और चंगेज खान का डिसेंडेंट था और चगताई टर्किक ओरिजिन का था। बाबर का बर्थ 1483 में अंदीजान फरगाना वैली में हुआ, जो कि आज के उज़्बेकिस्तान में है। बाबर के फादर उमर शेख मिर्जा फरगाना के गवर्नर थे और बाबर उनका एल्डेस्ट सन था। उज़्बेक चीफ शैबानी खान ने बाबर को डिफीट करके समरकंद पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से बाबर को 1504 में काबुल की तरफ जाना पड़ा और उसे कॉन्कर किया। बाबर ने अपना होमलैंड वापस हासिल करना चाहा, लेकिन अफसोस उसे नाकामी ही मिली। हेरात और खुरासान को कॉन्कर करने के लिए अब उज़्बेक्स और सफाविड्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें सफाविड्स की विक्ट्री हुई। इसके बाद बाबर ने इरानियन फोर्सेस की मदद से दोबारा समरकंद को रिकवर करने की कोशिश की। बाबर को समरकंद का राजा बना दिया गया, लेकिन इस शर्त पर कि वो इंडिपेंडेंट रूलर न होकर एक इरानियन प्रोविंस का गवर्नर होगा। इसी बीच उज़्बेक्स ने खुद को डिफीट से रिकवर किया और फिर से बाबर को 1512 में डिफीट किया, जिसके चलते बाबर को वापस काबुल आना पड़ा। इसके बाद ऑटोमन टर्क्स ने फाइनली सफाविड्स को डिफीट किया और ट्रांसऑक्सियाना वापस उज़्बेक्स के रूल में चला गया, जिसकी वजह से बाबर के लिए एक बार फिर उज़्बेक्स थ्रेट बन गए। अरे भाई,
एलिफेंट्स ने बाबर को इंडिया की तरफ एक्सपैंड करने पर मजबूर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबर की इंडियन कॉन्क्वेस्ट के बारे में। कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल एशिया के दूसरे इन्वेडर्स की तरह बाबर भी इंडिया की फैबुलस वेल्थ से अट्रैक्टेड था। बाबर के एंसेस्टर तिमूर ने न सिर्फ इंडिया में प्लंडर किया बल्कि पंजाब के कुछ एरियाज को एनेक्स भी किया था। कई जेनरेशंस तक ये एरियाज तिमूर के सक्सेसर्स के पोजीशन में रहे। जब बाबर ने अफगानिस्तान को कॉन्कर किया तो उसको ऐसा फील हुआ कि इन एरियाज पर उसका लेजिटिमेट राइट है। पंजाब पर नजर रखने का एक और कारण था। काबुल में स्टेट इनकम बहुत ही कम थी क्योंकि ये रीजन एक सेमी एरिड रीजन था जहां सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन